फिर ललका दबा दीजिएगा, अपना सेव हो जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी स्टडी को सुचारू ढंग से जारी कर रहे हैं घर पे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। मैं पिछले ऑनलाइन क्लास में कुछ मटेरियल इकोनॉमिक्स और सिविक्स से डाले हुए थे। आज फिर इस ऑनलाइन क्लास में मैं 9th क्लास के लिए जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, 9th क्लास और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स की जो है ऑनलाइन क्लास जो है वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें इकाई फर्स्ट का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है बिहार के गांव की कहानी। बिहार के एक गांव की कहानी, इस चैप्टर का इकाई फर्स्ट लेसन का जो है यह चैप्टर का नेम है बिहार के गांव की कहानी। इसमें बिहार में किस गांव की कहानी के बारे में आपके बुक में बताया गया है, वह गांव जो है फतेहपुर गांव है। कौन सी गांव है? फतेहपुर गांव। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 8 क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ने को नहीं मिलता है। 8 क्लास तक 1 से लेकर के 8 तक इकोनॉमिक्स पढ़ने को नहीं मिलता है। आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़े हैं, लेकिन आपको 9th क्लास में सोशल साइंस में ही एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जो है इसमें नया एक बुक जुड़ जाता है और आपको यह 9th क्लास से लेकर के और आगे 10th, 11th, 12th IIT क्लासों में आपको पढ़ने को यह इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मिलता है। इकोनॉमिक्स का जो अर्थ होता है हिंदी में उसको हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र कहा जाता है, अर्थशास्त्र, और इंग्लिश में इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। यह अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है अर्थ, दूसरा होता है शास्त्र। पहला क्या हो गया? अर्थ, और दूसरा क्या है? शास्त्र। अर्थ का भी क्या अर्थ होता है इसको हम देखेंगे। अर्थ का अर्थ होता है इकोनॉमिक्स में धन। क्या होता है? धन। और शास्त्र का अर्थ होता है विज्ञान। यानी अगर दोनों को हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? धन का विज्ञान। धन का विज्ञान हो जाएगा। यानी इकोनॉमिक्स को हम धन का विज्ञान कहते हैं। किसी भी देश का इकोनॉमी जितना ही अच्छा होता है उस देश का विकास भी उतना ही अच्छा होता है। जिस देश का इकोनॉमिकल ढांचा जो है, स्वरूप जो है अच्छा नहीं होता है, उस देश का विकास भी अच्छी नहीं होती। इसलिए किसी भी देश के विकास के लिए वहां के आधारभूत संरचनाओं का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो खैर, आधारभूत संरचना और इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में भी डिटेल्स पढ़ने को मिलेगा। अभी जो इस चैप्टर का शुरुआत में जो है फतेहपुर गांव की कहानी के बारे में जो इसमें पढ़ना है, वह फतेहपुर गांव के बारे में कुछ आपको बताता हूँ कि वहाँ के गांव की क्या खासियत है, क्या खूबी है। तो यह जो फतेहपुर जो गांव है, यह गांव पटना से 9 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। कितने किलोमीटर की दूरी पे? 9 किलोमीटर की दूरी पे है पूर्व दिशा में पटना से। इस गांव की एक बहुत बड़ी
विशेषता है कि चूंकि पटना बिहार की राजधानी है और पटना से 9 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है, इसलिए इस गांव में सड़क, पक्की सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और महिलाओं के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए एक सामूहिक संगठन का भी निर्माण किया गया है। अनेक सामूहिक संगठनों के द्वारा भी, सहकारी समितियों के द्वारा भी वहां पे महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है, उन्हें स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस गांव में लगभग 1500 घर है। कितने घर हैं? लगभग 1500 इस गांव में घर है। इस गांव में लगभग 75% जो लोग ऐसे हैं, 75% जो लोगों का जो घर है वह घर पक्का का बना हुआ है और मात्र 25% जो लोग हैं, इसमें से 100 में 25% जो लोग हैं उनका जो घर कच्चा का बना हुआ है। इससे आप अंदाजा लगाते हैं कि 75%, 100 में 75% जो घर है पक्का का बना हुआ है। इसका मतलब उस गांव का जो विकास जो है वह बहुत अधिक है और गांव की अपेक्षा। और इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि यह राजधानी से सटे हुए हैं। पटना जो हमारी राजधानी है बिहार की, उससे यह सटे हुए हैं और राजधानी में हमेशा 24 आवर्स बिजली उपलब्ध होने के वजह से, पड़ोसी गांव होने की वजह से यहाँ भी 24 आवर्स बिजली की जो सप्लाई जो है वह दी जाती है। और इस बिजली की वजह से वहां के किसान जो है गांव के, उस गांव के जो किसान हैं वे समुचित मात्रा में इसका उपयोग करते हैं बिजली का। यहाँ तक कि अपनी खेती कार्य करने के लिए भी, कृषि कार्य करने के लिए भी उन्हें हमेशा 24 आवर्स जो है खेतों में भी बिजली की सप्लाई दी जाती है, ताकि उसके द्वारा, बिजली के द्वारा वह अपनी सिंचाई या अन्य कार्य जो है कृषि संबंधी वह कर सके। इस गांव में एक और विशेषता यह है कि पक्की सड़क होने की वजह से गांव के ज्यादातर जो लोग हैं जीप के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से, बस के माध्यम से या अन्य सवारी के माध्यम से यह गांव से पटना शहर तक रोजगार प्राप्त करने के लिए भी ये लोग आसानी पूर्वक आ जाते हैं, जिसके द्वारा यह दिन भर कार्य करके और पुनः शाम को अपने घर में वापस चले जाते हैं। यह प्रक्रिया जो है दिन प्रतिदिन आने वाले प्रत्येक दिन की यह प्रतिक्रियाएं, गतिविधि जो है वो सुचारू ढंग से संचालित रहती है, जिसके वजह से वहां के लोगों की आय जो है वह बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि वहां पे दूध उत्पादन का भी फॉर्म खोला गया है, जिसके वजह से वहां के जो किसान जो है वह दूध का उत्पादन करके, मवेशी का पालन करके, दूध का उत्पादन करके और पटना शहर तक पहुंचाने का भी काम करते हैं, जिसके द्वारा भी उन्हें आय की प्राप्ति होती है। कुछ लोग आकर के स्वयं पटना में रोजगार करते हैं, जिसके द्वारा भी उन्हें आय की प्राप्ति होती है। उस गांव में एक पावर ग्रिड की भी स्थापना की गई है। पावर ग्रिड यानी बिजली की सप्लाई के लिए वहां पे फतेहपुर गांव में स्थापना की गई है पावर ग्रिड, जिसके वजह से उन्हें हमेशा जो है 24 आवर्स जो है बिजली सुचारू ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से उन्हें मिलती है। तो 1500 गांव में 75% लोगों का जो घर है वो पक्का का बना हुआ है और जो 25% जिनका पक्का का मकान नहीं भी बना हुआ है उन्हें भी गवर्नमेंट के द्वारा इंदिरा आवास सहायक योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि जो है लगातार उपलब्ध, सूची के अनुसार लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके द्वारा उन्हें भी इसके द्वारा लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो फतेहपुर गांव की कहानी से हमें यह सीख मिलता है
कि उस गांव में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी आंगनबाड़ी केंद्र, महिलाओं के लिए संगोष्ठी जो है संगोष्ठी औसत उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके वजह से पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र बनाए गए हैं। उसके साथ साथ सुलभ शौचालय भवन का निर्माण किया गया है, सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है, जिससे उस गांव का जो है उम्मीद से ज्यादा विकास देखने को मिल रहा है। अगर ये सारी सुविधाएं बिहार के प्रत्येक गांव में, बिहार के प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक गांव में अगर ये सारी सुविधाएं अगर उपलब्ध कराई जाए तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह फतेहपुर गांव का विकास हुआ है, उसी तरह बिहार के प्रत्येक गांव का भी, सुदूर क्षेत्रों में भी जो गांव बसे हुए हैं, उस गांव का भी विकास समुचित मात्रा में हो सकता है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है उत्पादन, प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन क्या है? तो उत्पादन आवश्यकता की जननी कहा जाता है। हमारी जितनी आवश्यकताएं वर्तमान समय में बढ़ रही है, उसके हिसाब से वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। जब हमारी आवश्यकताएं सीमित रहती थी, हमारे पूर्वजों की आवश्यकताएं जिस समय सीमित थी, आज से 200 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले, तो उस समय की आवश्यकताओं में अभी की आवश्यकताएं बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। उस समय लोगों की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, लेकिन अभी क्या है, एक छोटा बच्चा भी जन्म लेता है, उसकी भी आवश्यकताएं माँ के पेट में जब वह पलना शुरू करता है, माँ जब गर्भ धारण करती है, उसी समय से उस बच्चे की आवश्यकताएं शुरू हो जाती है। और जब बच्चा जन्म लेता है, उस समय से लेकर के और मरने के समय तक विभिन्न समयों में उसकी अनेक आवश्यकताएं महसूस होती है, और सारी आवश्यकताओं को देखते हुए किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। अगर हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं हो, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं हो, तो हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। काम करने की कोई जरूरत है? नहीं जरूरत है। अगर आज हम काम कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है रीजन, हमें पैसा चाहिए। और वो पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें पैसा चाहिए, क्योंकि बिना पैसा का हमारी आवश्यकता की वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। और इसलिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन का होना जो है जरूरी है। आज हमारे, आप अपने घर में ही जितनी भी वस्तु है, आपको जो रंग नाम से दिखाई दे रही है, आपके रूम में फैन लगा हुआ है, बल्ब लगा है, आप जो शर्ट पहने हैं, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, या जो कुछ भी आप खाने वाली वस्तुएं दुकान से जाकर खरीदते हैं, आप शू पहनते हैं, आपके पास बुक है, आपके पास बैग है, आपके पास लिखने के लिए पेन है, ये सारी जितनी भी आवश्यकताएं, तबियत खराब हो रही है तो हमें मेडिसिन चाहिए, दवा चाहिए, ये सारी जितनी भी, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें व्हीकल चाहिए, ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है। और ये सारी वस्तुएं कहीं ना कहीं इसका जो है प्रोडक्शन, इसका उत्पादन जो है किसी न किसी कंपनी में किया जाता है। इसलिए उत्पादन का होना बहुत ही जरूरी होता है। जिस देश में जितना ही उत्पादन होता है, उस देश का हम अंदाजा लगाते हैं कि इस देश में लोगों की आवश्यकताएं जो है वह उतना ही अधिक है, और जिस देश में लोगों की आवश्यकताएं कम होती है, उस देश में उत्पादन भी बहुत कम होता है। उत्पादन के साधनों, उत्पादन के कौन कौन से साधन हो सकते हैं, ये देखना बहुत ही जरूरी होता है। आप कहिएगा, सोचिएगा कि सर मेरे पास तो पेन है, इसमें कहीं समाप्त हो जाता है तो जाकर दुकान से दूसरा पेन ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। शॉर्ट है, पहले हुए फट गया, इसको फेंक दिए, जाकर के दूसरा शॉर्ट ले लिए। फिर ये दूसरा शॉर्ट आता कैसे है, दूसरा पेन आता कैसे? मेरे पास, मेरा घर में का बॉल फ्यूज हो जाता है, पंखा खराब हो जाता है, टेलीविजन खराब हो जाता है,
बाइक खराब हो जाता है तो हम कहाँ से लाते हैं, ये वस्तु कहाँ से आती है? हम जाकर के दुकानदार से लेते हैं, दुकान से खरीदते हैं, मार्केट से लेते हैं। लेकिन वह मार्केट वाला भी कहीं ना कहीं से लेकर के आता है। तो मार्केट वाला जहां से लेकर के आता है, बाजार में जहां से आता है, दुकानदार जहां से लेकर के आता है, तो वस्तु के उत्पादन में भी बहुत सारे निर्धारक जो है, तत्व जो है वह मौजूद होते हैं। पहला उसमें आता है भूमि। अगर भूमि नहीं रहे तो हम हवा में, आसमान में उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं मनुष्य की जितनी भी क्रियाकलाप होता है वह भूमि पर ही होता है, जमीन पे ही होता है। मकान बनाने से लेकर के, सड़क निर्माण से लेकर के, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने से लेकर के, रेल लाइन बिछाने से लेकर के, कृषि कार्य करने से लेकर के, हवाई अड्डा का निर्माण करने से लेकर के, यानी मनुष्य की जितनी भी हम कह सकते हैं जितनी भी गतिविधि है वो सारी गतिविधि जो है भूमि पर ही संभव है, भूमि पर ही होती है। तो उद्योग की भी स्थापना जो है हम भूमि पर करते हैं, इसलिए भूमि का होना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद आता है जब भूमि हमें मिल गई, उद्योग की स्थापना हमने भूमि पर कर दिया, बिल्डिंग बना दिया, बड़े बड़े मशीनों का स्थापना कर दिया, उसके लिए हमें उसके बाद का जो प्रोसेस है वो श्रम चाहिए। कंपनी की स्थापना हो गई तो उसमें मजदूर चाहिए। आज इस कोरोना जैसे महामारी में आप देख रहे हैं बहुत स्टेटों में गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट अलाउंस करती है जो ग्रीन क्षेत्र है वहां के उद्योगों को संचालित किया जाए, शुरू कर दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट को आदेश देने के बाद भी वहां पे कंपनी जो है वह नहीं चल पा रही है, अभी भी ताला लगा हुआ है। उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? उसके पीछे ये कारण है कि वहां पे काम करने वाले मजदूर नहीं है। वो मजदूर कहीं ना कहीं अदर स्टेट के हैं, हमारे बिहार के हैं, यूपी के हैं, ये सारे मजदूर वहां से अपने प्रवासी, अपने पैतृक स्थान पे वे लोग आ गए हैं, अपने जन्मभूमि पे आ गए हैं, जिसकी वजह से वहां पे उद्योग खुलने के बावजूद भी, गवर्नमेंट के आदेश देने के बावजूद भी वहां पे उद्योग सुचारू ढंग से नहीं चल पा रहा है। बिना मजदूर के, बिना श्रम शक्ति के किसी भी उद्योग का संचालन का कामना हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है पूंजी। पूंजी भी उतना ही जरूरी होता है। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, जितना ही जरूरी भूमि का होता है उतना ही जरूरी श्रम का भी होता है और उतना ही जरूरी पूंजी का भी होता है। बिना पूंजी का आप एक सुई से लेकर के और हवाई जहाज तक या मनुष्य जितनी भी आवश्यकता की चीज है वो सारी आवश्यकताएं की चीज जो है हम बिना पूंजी के नहीं खरीद सकते हैं। और सारी वस्तुएं कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में तैयार होते हैं और उस कंपनी को तैयार करने के दरमियान पूंजी की आवश्यकता होती है। चूंकि कच्चा माल हो, खनिज संपदा हो या ईंधन हो या परिवहन के लिए हो या मजदूर का मजदूरी देने के लिए हो, बहुत सारे चीजों में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। उसमें बिना पूंजी का यह कार्य संभव नहीं हो पाता है, इसलिए पूंजी की जरूरी होती है। उसके बाद एक आता है संगठन। 4 नंबर में क्या आता है? संगठन। संगठन का भी होना बहुत जरूरी होता है। कोई विद्यालय चल रहा है, टीचर का आपस में संगठन ना हो, छात्र का आपस में संगठन ना हो, मेल ना हो, प्रिंसिपल का आपस में टीचर के साथ मेल ना हो, तो वह स्कूल नहीं चल सकता है। किसी उद्योग को चलाने के लिए नीचे से ऊपर तक सारे लोगों का एकजुट होकर के काम करना बहुत ही जरूरी होता है। बिना संगठन का कोई चीज संभव नहीं होता है। इसलिए संगठन का भी होना, एकता का भी होना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद 5th नंबर में आता है साहस। उद्यमी जो होता है, जो उद्योगपति होता है, उसको साहसी होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर वह साहसी नहीं है, अगर वह डरपोक है, डरने वाला है, जोखिम उठाने वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जो उद्योग का संचालन करता है, जो बिजनेस करता है, वह बिजनेस उद्योगपति जोखिम भरी कार्य करता है। हो सकता है उसे मुनाफा भी हो जाए, उम्मीद से ज्यादा मुनाफा हो सकती है और घाटा भी हो सकती है। तो घाटे वाली परिस्थिति में अगर वह अपने साहस को,
अपने हिम्मत को हार जाएगा तो उद्योग का वह संचालन नहीं कर सकता। इसलिए साहसी उसका होना बहुत ही जरूरी होता है। साहसी व्यक्ति भी किसी उद्योग की स्थापना कर सकता है। तो बच्चों आपको ध्यान दीजिएगा कि उत्पादन के साथ में 5 होती है। पहला होता है भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा संगठन और पांचवा जो है वो साहस होता है। ये पांचों चीजों का होना, एकजुट होना, एक साथ होना किसी भी उद्योग के संचालन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और जब पांचों इकट्ठा हो जाएंगे तो उद्योग सुचारू ढंग से चलेंगे। और जब उद्योग सुचारू ढंग से चलेंगे तो मनुष्य की जितनी भी आवश्यकता की चीजें हैं उसके द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। एक आता है इसमें पॉइंट बहुविधि फसल प्रणाली। सबसे पहले मैं आपको फिर बता दूं कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग को जो है आपको पढ़ा रहे हैं, मटेरियल डाला जा रहा है, दिया जा रहा है, लेकिन यह सार्थक तभी होगा जब आप घर पे भी बुक का स्टडी कीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का, वो मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, सभी सब्जेक्ट का आपको घर पे भी स्टडी करना पड़ेगा। तभी जाकर के आप इस विकट परिस्थिति में भी एक अच्छे स्टूडेंट कहला सकते हैं, आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए घर में भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। बहुविधि फसल प्रणाली क्या है? एक समय में, एक मौसम में, एक भूमि पे एक साथ बहुत फसलों का उत्पादन करना बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। जैसे आप गांव में देखिएगा, आप लोग बहुत लोग इस 80% बच्चे जो गांव के रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, किसानों के द्वारा कभी कभी क्या किया जाता है, गन्ना लगाया जाता है, गन्ना के बीच में मक्का लगा दिया जाता है। आप देखिएगा गांव में तो क्या हो गया, एक साथ दो फसल का वो उत्पादन कर रहा है किसान। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि गन्ना लगाता है किसान, उसके बीच में आलू लगा देता है, दलहन छींटता है उसमें तेलहन भी लगा देता है, मक्का लगा देता है, गन्ना में मक्का लगा देगा, आलू में मक्का लगा देगा, सब्जी की खेती कर लेता है। एक साथ वो कई फसलों का उत्पादन कर लेता है। ये सब क्या है? ये बहुविधि फसल प्रणाली है। यानी एक समय में एक ही भूमि पे एक से ज्यादा फसलों का उत्पादन कर लेना बहुविधि फसल प्रणाली के अंतर्गत आता है। एक और इसमें पॉइंट आता है, उत्पादन क्यों? जरा सोचिएगा, मैं पहले ही इसका चर्चा कर चुका हूं। उत्पादन टॉपिक में पहले इसका हम डिस्कस कर चुके, चर्चा आपस में हम लोग कर लिए हैं। एक शब्द आता है उत्पादन क्यों। आखिर उत्पादन क्यों करेंगे? तो एक बहुत कॉमन चीज है, सोचने वाली बात है कि आखिर उत्पादन क्यों करेंगे। अब हम शॉर्ट तो पहने हैं और शॉर्ट फट जाती है। अगर हम जिस कॉपी में लिख रहे हैं, जिस पेन का यूज कर रहे हैं, जिस मोबाइल का यूज कर रहे हैं, जिस घड़ी का उपयोग कर रहे हैं, या हमारे घर में जितनी भी आवश्यकता की चीज है, अगर वह वस्तु खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो क्या पुनः उस वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वस्तु का जो है उत्पादन बहुत जरूरी है। पुनः उसे प्राप्त करने के लिए उसका उत्पादन जो है जरूरी है। क्योंकि हमारी आवश्यकताएं हैं दिन प्रतिदिन लगातार यह चलती रहती है। इसलिए इतनी हमारे देश की जनसंख्या 133 करोड़ लगभग है। 133 करोड़ जनसंख्या की बहुत आवश्यकताएं हैं वस्तुओं की, और सारी वस्तुओं की आवश्यकताएं, मनुष्य की आवश्यकताएं उत्पादन के द्वारा ही संभव। इसलिए उत्पादन का होना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद आता है उत्पादन के साधनों की महत्व। उत्पादन के साधनों का महत्व, तो उत्पादन के साधन का महत्व स्वाभाविक है कि होगा। अगर आपको शिक्षा प्राप्त करनी है तो क्या विद्यालय का महत्व नहीं है? जो आपको टीचर पढ़ा रहा है उसका महत्व नहीं है आपकी शिक्षा प्राप्त करने में? जब आपको शिक्षा प्राप्त करने में एक टीचर का अहम भूमिका है, उसकी महत्व है आपके नजर में, विद्यालय का महत्व है, संस्था का
क्या उत्पादन के साधनों का महत्व नहीं है, जिसके द्वारा हमें कोई फैक्ट्री है, जैसे एक बिस्किट फैक्ट्री ही है, बिस्किट का निर्माण कर रही हो कंपनी, तो क्या बिस्किट के निर्माण में बहुत सारे उसमें वस्तुओं तत्वों की आवश्यकता नहीं है? उसमें भी शुगर चाहिए, उसमें भी आपको गेहूं चाहिए, उसमें भी प्रोटीन चाहिए, उसमें भी बहुत सारे ऐसे तो एनर्जी तत्व है जो वो चाहिए। ये सारे तत्वों को एक साथ मिलाया जाता है और एक प्रोसेस के द्वारा बिस्किट तैयार किया जाता है। अगर इसमें से उसके साथ साथ उत्पादन के साधनों में ही आप पहले ही बता दिए हो, यहाँ पे उत्पादन के साधनों में ये सारे चीज भी आते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहब, ये चीजों का भी होना चाहिए। हम सारा रॉ मटेरियल जो है कच्चा पदार्थ अगर हम उपलब्ध कर दे, जाकर कंपनी में इकट्ठा कर दे और उसको तैयार करने वाला मजदूर ही ना हो, तो फिर वो वस्तु अपने से मशीन में चला जाएगा, रॉ मटेरियल अपने से मशीन में चला जाएगा? नहीं जाएगा। अपने से वस्तु बनकर के तैयार हो जाएगा, अपने से पैकिंग हो जाएगा, अपने से मार्केट तक पहुंच जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए उत्पादन के साधनों में सारी चीजों का महत्व है और बिना साधन का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण। तो वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, दो भागों में किया गया है। पहला आता है उपभोग की वस्तुएं और दूसरा आता है उत्पादक वस्तुएं। वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण पहला आता है उपभोग की वस्तुएं और दूसरा आता है उत्पादक वस्तुएं। उपभोग मनुष्य जिसका उपयोग करता है, खाने के रूप में, पहनने के रूप में, देखने के रूप में, मनोरंजन के रूप में, ये सारे जो है उपभोग के अंतर्गत आता है। और उत्पादक एक वस्तु होता है जिसके द्वारा वैसी साधने, वैसी वस्तुएं जिसका उपयोग किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में किया जाता है। तो उपभोग की वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा गया है और उत्पादक वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा गया है। तो उपभोग की जो वस्तुएं उसमें पहला आता है आपका एकल प्रयोग, या इसको हम कह सकते हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं, और दूसरा आता है टिकाऊ वस्तु। इसको कितने भागों में बांटा गया? उपभोग की वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है इसमें एकल प्रयोग। एकल में आप समझते हैं, एकल में क्या होता है? एक, यानी एक बार इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, एकल प्रयोग। एक बार ही इसका उपयोग होगा, दोबारा इसका उपयोग हम उस वस्तु का नहीं कर सकते हैं। और इसी को हम कहते हैं एकल प्रयोग वस्तु को ही कहते हैं आपको गैर टिकाऊ वस्तुएं, यानी जो टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ और गैर टिकाऊ आप समझते हैं, कॉमन वर्ड है, तो जिसे समझाने की जरूरत नहीं है आपको। जो लंबे समय के लिए अगर चलती है तो उसको क्या कहेंगे? टिकाऊ वस्तु कहेंगे। और जो लंबे समय के लिए नहीं चलती है वह गैर टिकाऊ वस्तु है। ठीक है, तो इसमें आता है एक एकल और दूसरा आता है एकल प्रयोग और दूसरा आता है टिकाऊ वस्तु। उसी तरह उत्पादक वस्तुएं में भी पहला सेम पॉइंट से दोनों का, उपभोग की वस्तु और उत्पादक वस्तु दोनों के सेम पॉइंट है और दोनों को दो पॉइंट है। इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। पहला एकल प्रयोग या गैर टिकाऊ कहेंगे और इसी का दूसरा भाग है टिकाऊ वस्तुएं। फिर उत्पादक वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला इसमें आता है एकल प्रयोग या गैर टिकाऊ वस्तुएं और दूसरा आता है टिकाऊ वस्तु। जिस वस्तु का उपयोग हम एक बार करते हैं उसे एकल प्रयोग करते हैं, पूरा उसका उपयोगिता हम हमारे जीवन में नहीं हो सकती। और टिकाऊ वस्तु जिसका बार बार उपयोग अपनी लाइफ में करते हैं तो उसको टिकाऊ कहेंगे। और एकल प्रयोग, एक बार प्रयोग कीजिए और उसको नष्ट कर दीजिए, वो फिर आपके उपयोग में आने वाला नहीं। जिस तरह आप देखते हैं मिनरल वाटर हम सफर करते हैं तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर, ट्रेनों में, बस स्टैंड के पास, होटलों में मिनरल वाटर की बोतल मिलती है। उसको क्या करते हैं? उस पर देखिएगा लिखा भी रहता है
केवल एक बार उपयोग करें, सिंगल यूज ओनली, यानी आप उस मिनरल वाटर को एक बार यूज कीजिए, उसके बाद उस बोतल को क्या कीजिए, उसको तोड़ करके फेंक दीजिए, यानी उसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते। तो एक बार उपयोग हुआ, दोबारा उपयोग नहीं हो सकता। टिकाऊ वस्तुएं जो बार बार उसका उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे आप अपने घर में टेलीविजन लगा लें, तो क्या एक बार टेलीविजन आप लगा लेते हैं, एक बार उसमें पिक्चर देखते हैं, दोबारा उसमें नहीं देखते हैं, दोबारा भी उसको यूज करते हैं, तो क्या हो गया, वो टिकाऊ वस्तु हो गया, उसका उपयोग हम हमेशा डेली करते हैं, बार बार करते हैं, तभी वह जल्दी नष्ट नहीं होता है, वो लंबे समय के लिए चलता है। सेम वही कंडीशन आपको उत्पादक वस्तु में भी होता है, एकल प्रयोग या गैर टिकाऊ, और दूसरा पॉइंट आता है टिकाऊ वस्तु। तो बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस ऑनलाइन वीडियो क्लास के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कुछ अगर कंफ्यूजन आपको है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या स्कूल के साइट के माध्यम से या फोन के माध्यम से बाय कॉल आप अपनी समस्या को रख सकते हैं सब्जेक्ट टीचर से, और नेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी के ऑल टीचर्स, सभी टीचर्स आपकी समस्या को, अपने अपने सब्जेक्ट की समस्याओं को दूर करने में आपको सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।